तो हेलो दोस्तों, सब बढ़िया ही होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे 11th क्लास के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति। तो हमने पहली वीडियो में बात करी थी गति के बारे में, गति क्या होती है और दूरी और विस्थापन, और फिर हमने विस्थापन में एक दो बहुत अच्छे वाले न्यूमेरिकल करे जो थोड़े अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल थे। अब इस टॉपिक यहाँ पे इस वीडियो में यानी कि हम किसके ऊपर बात करेंगे, वो बात करेंगे हम लोग चाल और वेग के बारे में, और फिर अच्छे से कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो दोस्तों आपकी आज की जो हेडिंग है वो है चाल और वेग। ठीक है दोस्तों, चाल को स्पीड भी कहते हैं हम लोग, पता होगा आप लोगों को इंग्लिश में, और वेग को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों चाल क्या होती है। चाल को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दूरी बटे समय, यानी कि जब हम लोग समय के साथ साथ दूरी का मापन करने लगते हैं, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि यार एक सेकंड में हम कितनी दूरी चल गए, तो वही राशि आपकी अब क्या कहलाती है, चाल, स्पीड कहलाती है। आपने बहुत सुना होगा कहते हुए कि यार स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा। स्पीड का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि समय के साथ जब दूरी को देखने लग जाए कि यार कितने समय में कितनी दूरी चल रहे हैं, तो वही आपकी चाल कहलाती है। सेम अब दूसरी जगह बात करते हैं वेग। वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय, यानी कि अब आप क्या देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि समय के साथ साथ आखिर आप कितना विस्थापन चल रहे हैं, तो वो आपका वेग कहलाएगा। और दूरी और विस्थापन अलग अलग है। दूरी आपकी कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि है, जिस कारण से आपका चाल भी जो आपकी वो एक अदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता। अब ये तो कंफर्म है कि हाँ भाई 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना है, लेकिन किधर जाना है वो कंफर्म नहीं है, बस चलना है, तो वो अदिश राशि चाल। और विस्थापन आपका क्या था, सदिश राशि थी, जिस कारण से वेग भी आपकी सदिश राशि है। यानी कि अगर अब मैंने आपसे ये बोल दिया कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उत्तर दिशा में जाना है, तो आपको दिशा भी दे दी गई चाल के साथ साथ, मतलब सॉरी इसके साथ साथ परिमाण के साथ साथ। तो वेग आपका एक क्या हो गया, एक सदिश राशि हो गई, और चाल आपकी एक अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, और दोनों के इस जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड, और सेम टू सेम इसकी भी यही यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। अब दोस्तों देखो, चाल में भी आपकी दो तरीके की चाल होती है। एक होती है औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल। दूसरी होती है आपकी तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, यानी कि जिसे इंस्टेंटेनियस चाल भी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। सेम इसी तरीके से आपका वेग भी दो तरीके से बढ़ जाता है। एक होता है औसत वेग, औसत चाल और औसत वेग आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे, लेकिन ये तात्क्षणिक शब्द आज पहली बार आपने 11th क्लास में यूज करा होगा। सेम टू सेम ऐसे ही आपका तात्क्षणिक वेग। तो आज के वीडियो में हम लोग तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज औसत चाल और औसत वेग के बारे में यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, आपका चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, वो मैंने बताया। अब न्यूमेरिकल करते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों औसत चाल, यहाँ पे हेडिंग डाल देना है आप लोगों को। तो औसत चाल क्या होती है यार, समझ लो आप ये पूरी वीडियो इस समय देख रहे हो मेरी, ठीक है, तो आपने ओवरऑल पूरी वीडियो देखी और बोला कि हाँ यार सही थी वीडियो, पूरी वीडियो सही थी, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करने लग जाऊं अभी तात्क्षणिक चाल से, जो कि पूरे तरीके से अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बता देता हूं तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार क्या पूरी वीडियो ही अच्छी थी, तो आपने बोला हाँ, लेकिन मैं कहूं कि हर जगह अच्छी थी, तो आप कहेंगे नहीं यार इस जगह शायद से थोड़ा कमी आ गई थी, या इस जगह तो बहुत ही अच्छी थी। तो वो छोटा सा समय, यानी कि वो छोटा सा इंस्टेंट जहां पे आपको वीडियो शायद से ज्यादा अच्छी लगे या बहुत बेकार लगे, तो जब हम उस टाइम पे किसी चाल को नापते हैं एक छोटे से उसके लिए, ठीक है, किसी पॉइंट पे, तो वो आपकी चाल उस समय तात्क्षणिक चाल कहलाती है। लेकिन अगर पूरी ओवरऑल वीडियो की बात करूं, ठीक है, तो जो आपने मेजर करा वो आपकी औसत चाल। समझ रहे इस चीज को, तो औसत का मतलब होता है यानी कि पूरा एक तरीके से आपने पूरी वीडियो देखी और फिर अपना रिव्यू दिया कि हाँ पूरी सही थी वीडियो, तो वो आपकी औसत चाल हो गई। ठीक है, आपने पूरा देखा किसी चीज को,
ठीक है, कितनी स्पीड से गया, और आपने फिर लास्ट में बोल दिया हाँ यार टोटल इसकी स्पीड जो होगी 50 मीटर पर सेकंड की समथिंग होगी, तो वो आपकी औसत चाल कहलाती है। फॉर्मूला इसका होता है, नोट करने वाला है, औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, और ये आपको जरूर से याद होना चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय। सेम वही बात अब आती है औसत वेग के लिए। औसत वेग भी सेम वही चीज होगी, आपने पूरी वीडियो देखी, लेकिन अब यहाँ पे एक दिशा के साथ सब काम चल रहा है तो वो औसत वेग हो जाती है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका औसत वेग और औसत चाल के फॉर्मूले हैं जो आपको पहले जरूर याद होने चाहिए। देखो इनकी जो एक तरीके डेफिनेशन है वो तो बहुत इजी होती है, मेन ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब सबसे पहले ये नोट करो, फिर न्यूमेरिकल लिखवाता हूं। तो अब दोस्तों देखो एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक व्यक्ति है 3 मीटर पूर्व जाता है और उसके बाद 2 मीटर पश्चिम, तो आपको ये दो चीज याद करनी है। बेसिक सा है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले ही हाई लेवल का कराने से कोई फायदा नहीं है, आराम आराम से चढ़ते हैं सीढ़ी तो उसमें ज्यादा मजा आता है। तो समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो दिया होता है उस पर फोकस करा जाता है, फिर जो पूछता है उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 3 मीटर पूर्व जाता है, और समय यहाँ पे मैंने लिखा है, लैंग्वेज ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए कि 2 सेकंड में 3 मीटर पूर्व जाता है। तो अब आंसर कर रहे हैं, देखो जो कह रहा है सबसे पहले वो करते हैं। मान लो व्यक्ति यहाँ पे था स्टार्टिंग में ए पॉइंट पे, अब 3 मीटर पूर्व का मतलब तो हो गया इस दिशा में, तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और जैसा उसने बोला वैसे ही कर दिया। 3 मीटर पूर्व का मतलब यानी कि वो कहीं यहाँ पे पहुंच गया होगा बी पॉइंट पे। कह रहा है उसके बाद 2 मीटर फिर वो पश्चिम दिशा में जाता है। अब देखो पूर्व है तो पश्चिम की तरफ, तो 2 मीटर अब वो यहाँ पे आया कहीं इधर की तरफ सी पॉइंट पे, तो 3 मीटर तो ये देखो पहले दूरी चली, 2 मीटर ये दूरी। ठीक है, यानी कि पहले वो ए पे था सबसे स्टार्टिंग में, वो 3 मीटर आपका पूर्व दिशा में गया, बी पॉइंट जो कि मैंने दिखाया यहाँ पे, फिर उसके बाद 1 सेकंड में वो बी से पश्चिम दिशा में 2 मीटर आ गया, जो कि ये है दूरी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हम लोगों को, हमें ये तो पता चल गया आखिर कि इतना डायग्राम बन रहा है और इस तरीके से कुछ बात हो रही है, समय भी दे रखा है। तो अब जो क्वेश्चन में हमसे पहले में पूछ रहा है वो पूछ रहा है औसत वेग बताना है हम लोगों को। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है क्या, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, सबसे पहले अब मैंने फॉर्मूला याद करा जो कि था कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो अगर आप विस्थापन देखोगे तो विस्थापन मैंने आपको बताया था 2 बिंदुओं के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी कि सबसे कम दूरी। तो देखो सबसे पहले वो बंदा ए से बी पे गया, फिर बी से वो सी पे आ गया, समझ गए, यानी कि उसने टोटल दूरी अब कितनी चली यार, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी क्या नजर आ रही है, ये भैया 3 यहां तक थी, 2 ये हो गई, तो ये कितनी बची 1 मीटर, यानी कि उसके द्वारा चला गया विस्थापन 1 मीटर है। और समय कितना लिया, ए से बी तक यानी कि 3 मीटर जाने में 2 सेकंड, फिर बी से सी तक आने में 1 सेकंड, तो कुल समय कितना हो गया 2 + 1। अरे भैया 3 सेकंड ही तो लेगा वो समय, तो 1/3 यानी कि 0.33 मीटर पर सेकंड उसका क्या होगा, उसका औसत वेग होगा। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अब जरा सेकंड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे, मतलब सेकंड औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल लिया है बताने के लिए आपको। वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, सिंपल था फॉर्मूला। अब देखो दूरी क्या होती है, चले गए पथ की कुल लंबाई। उसको ये मतलब नहीं है छोटा या 2 बिंदुओं के बीच वगैरह से कोई मतलब नहीं है, आपने टोटल पथ कितना चला उसकी लंबाई। तो देखो आप सबसे पहले ए से बी पे गए 3 मीटर, फिर आप बी से फिर सी पे आए 2 मीटर चल के, तो 2 मीटर तो आपके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो गई लंबाई यार, पहले ए से बी पे गए 3 मीटर ये हो गई, फिर दोबारा बी से सी पे आए तो 2 मीटर, ये दोनों को जोड़ दिया तो कुल दूरी हो जाएगी आपकी 3 + 2। और समय तो आपको पता ही है, वहां से वहां तक जाने में 2 और वहां से वापस आने में 1, तो 5/3। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 1.66 मीटर पर सेकंड आएगा।
तो देखो दोस्तों, क्या एक चीज समझ आ रही है आप लोगों को कि जो आपका हमेशा ज्यादातर केस में, देखो वैसे नहीं है, जो औसत वेग है वो औसत चाल से हमेशा छोटा ही रहेगा। हमेशा तो नहीं कह सकते, किसी किसी केस में मान लो अब सीधा ही गया होता है ये 3 मीटर, तो जो आपका विस्थापन होता है वही दूरी होती, तो दोनों इक्वल आते। तो हम ऐसे कह सकते हैं, नोट करने वाली चीज है, इसको नोट करो कि जो आपका औसत चाल है वो हर केस में, ज्यादातर केस में बड़ी होगी औसत वेग से। देखो इस क्वेश्चन में आप पता भी चल रहा है, या तो बराबर, ठीक है, औसत चाल या तो बराबर होगी औसत वेग के, या हमेशा बड़ी होगी। कभी भी औसत वेग आपका नहीं होगा बड़ा, किससे? औसत चाल से। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, नोट करो पूरा का पूरा ये, ठीक है। फिर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पे आप चल रहे हैं, सबसे पहले ये नोट करो। दोस्तों देखो दूसरा क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बेस से आपके बेस बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपके बेस बनाएंगे, और V1 V2 तो क्वेश्चन में बदल बदल के आपको कुछ भी दे सकता है, तो आपको रटना नहीं है, आपको पहले कंसेप्ट समझना है उनके पीछे का, फिर हम यहाँ पे तैयारी करेंगे तो बहुत बेस्ट तैयारी निकल के आएगी औरों के मुकाबले हम लोगों की। हम क्या करते हैं, या मोस्टली ज़्यादातर क्या करते हैं, एक तरीके से न्यूमेरिकल करा दिया, यहाँ पे कुछ और चीज़ दे दी, तो बच्चा उन्हें कोई एक तरीके से याद करके, यहाँ समझो थोड़ा बहुत समझ के उसी को चला जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन में थोड़ा सा पलट देते हैं तो फिर बच्चा नहीं कर पाता, तो कंसेप्ट ही नहीं समझे तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट वाले सवाल हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति है V1 चाल से A से B पर पहुंचता है। A से भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। A से भी आपको मान लो न्यूमेरिकल में आपका घर से स्कूल का रास्ता, या कोई भी रास्ता दे सकता है, और चाल कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन में यहाँ पे V1 नहीं है, मैंने तो देखो कंसेप्ट समझ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे A से B पर V1 चाल से पहुंचता है, और फिर V2 चाल से वापस आता है, उसी चाल से वापस नहीं आ रहा, ठीक है, V2 चाल से वापस आ रहा है। तो औसत चाल ज्ञात करनी है हम लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पूरा कंसेप्ट सिखा देगा आप लोगों को। तो अब देखो दूरी नहीं दी, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के हमारे दिमाग में औसत चाल का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि क्या होता है, ये होता है, चूंकि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला होता है औसत चाल का। तो अगर आप तमीज से इस सवाल को देख रहे हैं तो बहुत ढंग से देखो, ना आपको दूरी दिया ना समय दिया है, तो क्या करेंगे मतलब हम लोग, तो सवाल बनाएंगे देखो किस तरीके से। तो समझो इस तरीके से कि मान लिया A से B तक ये कुछ सवाल बन रहा है आप लोगों का, ठीक है। A से B पर कौन सी स्पीड से जा रहा है, V1 स्पीड से जा रहा है, समय नहीं दिया तो पता भी नहीं हमें। और फिर B से A पर वापस आ रहा है, उसने बोला वापस आता है, भैया वापस आएगा तो B से A पे ही तो आएगा, या कहीं रुक थोड़ी जाएगा। तो V2 स्पीड से आ रहा है वापस, ठीक है, जा रहा है इस स्पीड से, आ रहा है इस स्पीड से, समझ गए। अब सबसे पहले तो हमें दूरी ही माननी पड़ेगी, क्योंकि दूरी है नहीं। तो हमने मान लिया कि भैया जो उसके द्वारा चली गई दूरी है वो कितनी है, D, ठीक है। यानी कि यहां से A से B तक की दूरी हमने D मान ली। तो यार वो V1 स्पीड से कितनी दूरी कवर कर रहा होगा, अरे भैया D दूरी कवर कर रहा होगा ना, A से B पर V1 स्पीड से जा रहा है, दूरी हमने D मानी तो D, और वापस भी वो V2 स्पीड से आ रहा है, तो कितनी दूरी कवर करके आ रहा होगा भैया, D दूरी। अरे B से A पे वापस आएगा, ठीक है। तो क्या रास्ता छोटा थोड़ी हो गया होगा, रास्ता तो वही रहेगा। और हमसे बोला कि उसी रास्ते से वापस आ रहा है, बोला ना V2 स्पीड से वापस आता है, इसका मतलब B से A रास्ते से ही वापस आ रहा है वो, यानी कि कहीं और घूम घूम के आ रहा है। तो इससे ये बात पता चल गई कि टोटल जो दूरी है कितनी हो गई, वो भैया गया D, आया भी स्मॉल d, तो D प्लस D 2D हो जाएगा। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। लेकिन समय नहीं पता, तो समय कैसे निकालेंगे, अरे समय पता रहता है हमें, हमने मान लिया कि गया वो T1 समय लिया उसने, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चली उसने, D, और चाल कितनी है उसकी, V1। A से B पे गया, D दूरी तय करी उसने, और किस चाल से, V1 स्पीड से। सेम टू सेम ऐसे ही अब मैं बात कर रहा हूं कि B से A तक जो आएगा, भैया उसने चाल कुछ ना कुछ बदली है अपनी, तो समय तो कुछ ना कुछ अब बदलेगा। तो दूरी लेकिन वही रही है D, चाल हो गई इस बार V2। तो कुल समय में हम लोग कर सकते हैं T1 प्लस T2, यानी कि टोटल समय, T1 जाने का समय, T2 आने का समय। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2D, ये D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, V1 V2,
यहाँ डी ऐसी कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा आपका V2 और इधर हो जाएगा V1। ये सॉल्व करना आप लोगों को आता ही होगा। डी से डी शॉर्ट हो गया, कट गया, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये आपका औसत चाल का फॉर्मूला आएगा जो आपको कंपटीशन लेवल पे याद करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको औसत चाल पूछ रहा है, केवल आप पे बात चाल से हो रही है। ठीक है, देखो ना दूरी दी थी इस सवाल में और ना ही समय दिया था, समझ गए, और वही क्वेश्चन इस तरीके का है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे V1 V2 आपको कुछ और भी दे सकता है। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि एक व्यक्ति है 40 किलोमीटर, ठीक है, मान लो इसे बदल देता हूं मैं, यहां तक आ गए हैं। अब मान लेते हैं एक व्यक्ति बोल दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी पर पहुंचता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, औसत का मतलब क्या कर लेंगे, 40 प्लस 60 बटे 2, 100 बटे 2 यानी कि 48 किलोमीटर प्रति 50 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, जो कि गलत है। औसत का मतलब वैसे तो लगाते हैं बच्चे, तो देखो कितना गलत हो गया, जबकि इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो जरा आप सॉल्व करते हैं, V1 V2 की जगह ये वैल्यू डालते हैं तो कितना आएगा देखते हैं, 2 V1 की जगह 40, V2 की जगह 60 और नीचे जोड़ेंगे 40 प्लस 60, तो देखो गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, गुणा कर लो जरा इसकी, देखो 38 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपकी स्पीड आ रही थी, ना कि ये, मतलब गए तो 40 से आए 60 से, तो कितना देना चाहिए था 50, लेकिन दिया कितना 48। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट समझो, ये याद कर लो ना, नहीं तो इस क्वेश्चन से बनाओ ढंग से, पूरा सवाल आप कर लोगे। अब सवाल आपको कितने तरीके से दे दे, देखो 300 क्वेश्चन करने से अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा करो जो आने वाले 500 क्वेश्चनों को भी ले जाए, क्योंकि अगर आप 300 क्वेश्चन करके जा रहे हो तो 301 क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप उन 300 के लिए परफेक्ट थे, 301 वाला तो आप पढ़ के नहीं गए थे। तो ऐसे पढ़ोगी सब कर लो आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और न्यूमेरिकल कराता हूं अच्छा सा। तो देखो अब दोस्तों क्वेश्चन दूसरा ले आया हूं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है कि भैया एक व्यक्ति है, किसी दूरी के आधे भाग को V1 चाल से तथा शेष भाग को V2 चाल से चलता है, तो औसत चाल बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट बनाते हैं क्वेश्चन आपके। ठीक है, अब बदल सकता है, V1 V2 कुछ भी दे देगा, दूरी को कुछ पता नहीं, सीधा ये दूरी पे ऐसे ही रहेगा कि आधे भाग को तो इससे चल रहा है और शेष बचा हुआ भाग उससे। तो सीधी सी बात, औसत चाल का जो फॉर्मूला मुझे पता है वो यही होता है। हाँ, एक और फॉर्मूला पता चल गया जो भी पढ़ा है, औसत चाल 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, ये तब होगा जब दूरी भी नहीं दे रखी हो और समय भी नहीं दे रखा हो और चाल चाल पे बात चल रही है। तो देखते हैं ये वाला लगता है नहीं लगता है अभी, लेकिन अभी सबसे पहले तो हम बेस से चलेंगे अपने। औसत चाल वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, देखो ये कंपटीशन लेवल से तैयारी करना चाह रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि भैया साइंस लिया तो अब आगे कुछ ढंग का ही करना है, तो वो यहाँ पढ़े, बाकी तो समझ रहे हो, कुल समय। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला, मुझे और कुछ नहीं आता। ठीक है, मान लो मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसे कुछ आता ही नहीं इसके अलावा, तो अब क्या दिमाग लगाना है, सबसे पहले कुल दूरी और कुल समय। अब ऐसे सिचुएशन में एक बार फिर तमीज से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है, दूरी के आधे भाग को V1 चाल से और बाकी जो शेष बचा हुआ, भैया आधा तो आएगा, बचा हुआ उसके बाद आधा ही तो होगा यार। तो हमने मान लिया कि वो व्यक्ति स्टार्टिंग में ए पॉइंट पे था। ठीक है, और किसी दूरी के आधे भाग को, आधा भाग मैंने मान लिया ये, भैया पूरी दूरी उसका आधा भाग है, उसको कह रहा है V1 चाल से चल रहा है। अरे भैया दूरी मान लिया अपनी तरफ से D। ठीक है, मैंने सब मान लिया कि आधे भाग की दूरी D है और जो अब शेष बचा होगा वो भी आधा भाग ही होगा आपका भाई, तो उसकी भी दूरी D होगी। ठीक है, अरे भाई टोटल जो भी आपकी डिस्टेंस है, दूरी है, उसका आधा आपने यहां तक चल लिया, तो अब जो शेष बचा होगा वो भी तो आधा ही होगा। टोटल भैया पूरे का आधा करो तो बचा हुआ भी आधा ही बचेगा ना, तो ये आपका बचा हुआ हिस्सा हो गया। तो ये मैंने बोल दिया B, यानी कि A से B पे आप लास्ट तक गए। C आपका आधा पॉइंट था, यानी कि A से C आधी दूरी, फिर C से भी पूरी दूरी।
तो इसका मतलब आपको दूरी तो मिल गई, क्या है वो दूरी, d प्लस डी, कुल दूरी। भैया ए से सी आधी दूरी d, फिर सी से b आप गए तो वो आपका अगला वो भी d है, तो d प्लस डी हो गई। कुल समय नहीं पता, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आपको ये तो पता है, मान लिया ए से सी पे आप पहुंचे t1 समय पे, ठीक है, ए से सी के लिए, ए से सी के लिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अरे भैया ए से सी पे जा रहे हो, दूरी डी तय कर रहे हो, चाल आपको बोल दी v1 स्पीड से, सेम टू सेम बात कर रहे हैं सी से बी के लिए। अब भैया यहाँ पे कुछ और समय लिया होगा क्योंकि चाल बदल गई, दूरी डी, चाल v2, तो कुल समय में t1 प्लस t2 करा। और ये तो फॉर्मूला मुझे कुछ अभी आता हुआ सही नजर आ रहा है, जो भी सॉल्व करा था पिछले न्यूमेरिकल में, क्या था, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। तो इसे सॉल्व करने के बाद अभी ये आया था और यही फॉर्मूला बन गया। तो देखो मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करी है बस, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी और बच्चे पूरे तरीके से घूम भी सकते थे, ठीक है, कुल दूरी में घूम सकते थे वो यहाँ पे। अब देखो बहुत से बच्चे यहाँ कुल दूरी को पूरे मान लिया, उन्होंने कुल दूरी मान ली, उन्होंने क्या करेंगे वो यहाँ पे, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं कर रहे, हम मान लेते हैं कुल दूरी d है, तो अब आधी दूरी कितनी हो जाएगी, d बटे 2, भैया आधी दूरी हो गई, और शेष दूरी भी यही बचेगी d बटे 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व हो के आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अब इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। v1 v2 का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ, पेपर में देगा कोई और न्यूमेरिकल में, तो कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले तो, ठीक है। तो दोस्तों देखो इस तरीके से वीडियो आगे चलती रहेगी, दोस्तों को शेयर करो और ढंग से पढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।